हेलो एवरीवन, वेलकम टू फाशाक। सो गाइस, स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। बेसिकली ये हमारा नेटवर्किंग फंडामेंटल में हमारा लास्ट सेशन रहेगा। तो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं ओवरव्यू। आज के हमारे सेशन का ओवरव्यू देखते हैं। सबसे पहले हमारे क्लास फुल एड्रेसिंग यानी एड्रेसिंग के बारे में बात करेंगे, आईपी एड्रेसिंग के बारे में देखेंगे, क्लासेस और क्लासलेस का भी थोड़ा सा हम डिस्कस करेंगे, क्लासलेस क्या होता है, और पब्लिक प्राइवेट एड्रेसिंग के बारे में बात करेंगे, टेलनेट, एसएसएच और हमारे एचटीटीपी और एचटीटीपीएस प्रोटोकॉल्स के बारे में भी डिस्कशन करेंगे। तो आज का बेसिकली ये हमारे सेशन का रहेगा। तो स्टार्ट करते हैं, एड्रेसिंग से हम शुरू करेंगे। तो सबसे पहले गाइज, जो हमारी आईपी एड्रेसिंग है यानी क्लासिफिकेशन ऑफ आईपी एड्रेसिंग, वो दो तरीके की होती है। पहली बात तो हम बात करते हैं आईपी एड्रेस। आईपी क्या होता है? इंटरनेट प्रोटोकॉल। ये हमारा एक लॉजिकल एड्रेस है जो कि इट इज यूज टू यूनिकली आइडेंटिफाई होस्ट ऑन अ नेटवर्क। किसी भी नेटवर्क पे एक होस्ट को यूनिकली आइडेंटिफाई करने के लिए हम इसको यूज करते हैं। और ये हमारा लॉजिकल एड्रेस है जो कि नेटवर्क लेयर पे काम करता है। नेटवर्क लेयर पे ये काम करेगा। और इसकी अगर हम क्लासिफिकेशन देखें तो क्लासफुल एड्रेसिंग सिस्टम और क्लासलेस एड्रेसिंग सिस्टम दोनों तरीके से होता है। अब ये लॉजिकल एड्रेस क्यों इंट्रोड्यूस हुआ और क्यों इसकी जरूरत पड़ी, तो इसके लिए अगर हम बात करें, हमने मैक एड्रेस भी देखा था। मैक एड्रेस की हेल्प से हम क्या कर पा रहे थे? किसी भी होस्ट का, किसी भी नोड का हम क्या कर पा रहे थे? उसके फिजिकल एड्रेस ढूंढ पा रहे थे, है ना। तो जैसे कि हमने एक लाइक आपके घर का एड्रेस पर मान लो कि अगर आप किसी रिमोट लोकेशन पे कहीं बाहर हैं, आप अपने हॉस्टल में रह रहे हैं या फिर किसी मार्केट में हैं या फिर किसी लोकेशन पे आप पहुंचे हुए हैं, तो अगर कोई डेटा आप तक पहुंचाना है, स्पेसिफिकली आप तक पहुंचाना, आपके घर नहीं पहुंचाना है, आपके पास यूनिकली आइडेंटिफाई करके कर एड्रेस, ठीक है। ताकि आप किसी भी लोकेशन पे हैं, इवन आपके हॉस्टल में है या फिर किसी भी जियो लोकेशन पे है, उसको वहां पे आपको यूनिकली आइडेंटिफाई कर पाए। ऐसा एड्रेस हमें पता होना चाहिए, तभी आप तक वो एग्जैक्ट जो जो डेटा है वो पहुंचेगा। हमको नहीं चाहिए कि हमारा आपका जो फिजिकल एड्रेस है ना वहां तक पहुंचे। हमें जिस भी नेटवर्क में आप हैं वहीं पे डेटा पहुंचाना है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं? आईपी एड्रेस का यूज करते हैं। इसी तरीके से फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने किसी के पोर्ट से इंटरनेट कनेक्ट कर रखा है, तो उस सिनेरियो में क्या होगा? वहां पे एक अलग नेटवर्क होगा, ठीक है। किसी आपको जो आईपी एड्रेस मिला होगा वो कुछ और मिला होगा, क्योंकि आप जिस हॉटस्पॉट से है उसी का आपको आईपी एड्रेस मिलेगा। अगर आप किसी और वाईफाई या फिर किसी और कहीं से और से इंटरनेट कनेक्ट करते हैं, तो आपका आईपी एड्रेस अलग होगा। यानी ये नेटवर्क बाय नेटवर्क आईपी एड्रेस आपका चेंज होता रहेगा। जो भी उस नेटवर्क की रेंज चल रही है उसमें ये आपको आईपी मिलता है, लेकिन उस नेट का होगा, ठीक है। आपको वो यूनिकली आइडेंटिफाई सिस्टम होता है। ये बेसिकली
Sorry guys, I'm having some network issue. Yes, just give me a second. या तो यहाँ पे इस वजह से हम क्या कर रहे हैं, आईपी एड्रेस का यूज कर रहे हैं। तो क्लासफुल के अंदर तो क्या होगा, आईपी एड्रेसिंग की कुछ क्लासेस होंगी, क्लासलेस के अंदर कोई क्लास नहीं होगी, कोई भी क्लास एड्रेसिंग के लिए नहीं हम यूज करेंगे, वो हम डिस्कस करेंगे ऐसा क्यों हुआ। तो स्टार्ट करते हैं क्लासफुल से। तो क्लासफुल एड्रेसिंग क्या होता है, क्लासफुल एड्रेसिंग इज एन आईपी एड्रेस अलोकेशन। ये क्या होता है, आईपी एड्रेस अलोकेशन होता है मेथड, ठीक है। आईपी एड्रेस अलोकेशन मेथड दैट अलोकेट्स आईपी एड्रेसेस, ठीक है। इस मेथड के अंदर क्या होता है, आईपी एड्रेस अलोकेट करे जाते हैं अकॉर्डिंग टू 5 मेजर क्लासेस। यानी मैंने पहले ही बताया क्लासफुल एड्रेसिंग के अंदर यहाँ पे क्लासेस होंगी और बेसिकली यहाँ पे 5 क्लासेस होती हैं। जो आईपी एड्रेस अलोकेट करे जाएंगे वो इन्हीं 5 क्लासेस के अंदर से अलोकेट करे जाएंगे। क्लासलेस एड्रेसिंग इज एन आईपी एड्रेस अलोकेशन मेथड दैट इज डिजाइन टू replace classful addressing to minimize the rapid exhaustion of IP addresses, ठीक है। तो यहाँ पे क्लासलेस का बता दिया कि यहाँ पे आईपी एड्रेस जो लोकेशन थी क्लासफुल के अंदर, उसमें क्या हो रखा था, रैपिड एग्जॉशन ऑफ आईपी एड्रेसेस। वो हम यहाँ पे आप पूरा क्लासफुल को डिस्कस करेंगे, उसके बाद आपको क्लासलेस का समझ आएगा कि क्यों उसको इंट्रोड्यूस करा गया था। तो क्लास फुल को ही हम यहाँ पे ब्रीफ में देखते हैं। सबसे पहले तो हम बात करेंगे आईपी एड्रेस की जो रिप्रेजेंटेशन होती है वो किस तरीके से होती है। ये हमारा 32 बिट का हमारा एड्रेस होता है, 32 बिट यहाँ पे होते हैं, ठीक है। इसके अंदर 4 ऑक्टेट होते हैं, 4 ऑक्टेट्स, ठीक है। 4 ऑक्टेट का यहाँ पे मीनिंग क्या है कि हर एक जो यहाँ पे ब्लॉक बना हुआ है वो क्या होगा, 1 बाइट का होगा, ठीक है। 1 बाइट के यहाँ पे 4 ब्लॉक होंगे, ठीक है। और इन्हीं 4 ब्लॉक्स को हम क्या कह देते हैं, 4 ऑक्टेट बोल देते हैं, क्योंकि एक जो बाइट होती है वो 8 बिट्स के इक्वल होती है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो 8 बिट्स, 8 बिट्स, 8 बिट्स एंड 8 बिट्स, इस तरीके से यहाँ पे रिप्रेजेंटेशन होती है हमारे आईपी एड्रेस की। और यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पे ले रखा है 192.168.1.1। वन मोर थिंग, इन ऑक्टेट्स को डॉट से हम रिप्रेजेंट करते हैं, डॉट से सेपरेट करते हैं, ठीक है। डॉट सेपरेटेड होते हैं हमारे ये। और एट यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पे आईपी ले रखा है, तो क्लासेस क्या है इसके अंदर वो सारी चीजें हम बाद में डिस्कस करेंगे। ये सिर्फ हमारी रिप्रेजेंटेशन, आईपी एड्रेस को हम किस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। अ सिंपल रिप्रेजेंटेशन ऑफ आईपी एड्रेस विद बाइनरी डिजिट, ठीक है। ये हमारी एक हमने एग्जांपल के तौर पे लिया है कि हमने सिंपल रिप्रेजेंटेशन ऑफ आईपी एड्रेस लिया, उसके साथ ही हमने क्या है करा, इसकी बाइनरी रिप्रेजेंटेशन और कर दी है नीचे, ठीक है। 192.168.1.1 इसको नीचे बाइनरी में भी रिप्रेजेंट कर रखा है। और इट हैज 4 सेक्शन ऑफ 8 बिट्स, ये हमने डिस्कस करा। इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ नेटवर्क बिट्स एंड होस्ट बिट। अब ये इंपॉर्टेंट है, जो हमारी क्लासफुल एड्रेसिंग होती है इसके अंदर ये कॉम्बिनेशन है किसका, नेटवर्क बिट्स का एंड होस्ट बिट का, ठीक है। नेटवर्क बिट्स हमारी सेम रहती है, होस्ट बिट हमारी चेंज होती रहती है। तो नेटवर्क बिट्स और होस्ट बिट का ये रिप्रेजेंटेशन रहता है, सॉरी कॉम्बिनेशन रहता है। तो ये हमारा क्या होता है, सिंपल आईपी एड्रेस को किस तरीके से हम रिप्रेजेंट करते हैं। फिर आता है क्लासेस, ठीक है। अब आते हैं क्लासेस ऑफ आईपी एड्रेस कौन सी होती हैं। बेसिकली यहाँ पे 5 क्लासेस होती है। क्लास ए, क्लास बी, क्लास सी, क्लास डी एंड क्लास ई। क्लास ए से शुरू करते हैं। क्लास ए की जो आईपी एड्रेस की सॉरी जो यहाँ पे रेंज रहेगी, ठीक है, तो वो क्या रहेगी हमारी 1 to 126, तो हमारे यूजेबल आईपी एड्रेस रहेंगे। और जो इनकी इसकी मेन जो रेंज रहेगी ना वो 0 to 127 रहेगी, ठीक है। क्या रेंज रहेगी इसकी, 0 to 127, उसका भी हम देखेंगे किस तरीके से हो रहा है इसके अंदर। 0 to 127 रेंज है। फर्स्ट बिट जो होती है इसके अंदर वो रिजर्व होती है। प्राइवेट एड्रेस जो होता है, प्राइवेट एड्रेस इसके अंदर जो रेंज होती है प्राइवेट एड्रेस की, वो 10.0.0.1 से लेके 10.255.255.255 ये रहती है। प्राइवेट एड्रेसिंग के हम पूरा जब हम क्लासेस के बारे में डिस्कस कर लेंगे उसके बाद अब मैं आपको बताऊंगी पब्लिक आईपी एड्रेस और प्राइवेट आईपी एड्रेस के बीच में डिफरेंस क्या होता है।
क्लास बी आईपी एड्रेस में क्या होता है, 128 से लेकर 191 की हमारी रेंज रहती है। फर्स्ट 2 बिट रिजर्व होती हैं 1 एंड 0, और प्राइवेट एड्रेस की यहाँ पे रेंज अलग से दिखा रखी है, ठीक है। 172 वाली जो हमारी रेंज चाहिए 172.16.0.1 से लेकर 172.31 और ये 255 इस तरीके से ये रहती है रेंज। क्लास सी की रेंज क्या रहेगी, 192 से लेके 223 तक रेंज रहेगी। फर्स्ट 3 बिट्स यानी 110 यहाँ पे क्या रहता है रिजर्व रहता है, और प्राइवेट एड्रेस की भी रेंज यहाँ पे स्क्रीन पे दिख रही है आपको। क्लास डी की हमारा इसी तरीके से 224 से लेके 239 तक रेंज रहती है, और किसके लिए, ब्रॉडकास्टिंग के लिए यूज करा जाता है। फर्स्ट 4 बिट रिजर्व होती है 1110। क्लास ई 240 से लेके 255 तक, और यूज इन रिसर्च पर्पसेस, ठीक है। फर्स्ट 4 बिट यहाँ पे रिजर्व होती हैं जो कि 1111 है। अब हम ब्रीफ से बात करते हैं क्लास ए से। क्लास ए आईपी एड्रेस, क्लास ए आईपी एड्रेस सबसे पहले तो यहाँ पे फर्स्ट बिट ऑफ द फर्स्ट ऑक्टेट रिजर्व 0, जो कि हमने बात करी, यानी जो फर्स्ट ऑक्टेट रहेगा, ठीक है, उसकी जो फर्स्ट बिट रहेगी जो कि 0 हमारी है, वो होगी रिजर्व। एंड रेस्ट ऑफ द बिट कैन बी 0 एंड 1, ठीक है। इसके अलावा जितने भी ऑक्टेट के अंदर जो भी बिट्स रह गई 0 या 1, ठीक है, वो हो सकती हैं, लेकिन जो पहली बिट होगी पहले ऑक्टेट की वो 0 क्या होगी, रिजर्व होगी। देन रेंज ऑफ क्लास ए क्या है, 1 to 126 रहेगी, वो हमने बात करी, ठीक है। और 1 से लेके यहाँ पे 1 की इसने देखो बाइनरी रिप्रेजेंटेशन भी साथ साथ में दिखा रखी है, और 32 बिट का तो एड्रेस रहता ही है चाहे कोई भी क्लास हो। फिर आता है फर्स्ट 8 बिट्स आर नेटवर्क बिट्स। अब इसके अंदर देखो गाइज, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो नेटवर्क, ये जो आईपी एड्रेस का जो स्ट्रक्चर बना हुआ है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अंदर 4 ऑक्टेट है, 4 में से जो पहला ऑक्टेट है वो नेटवर्क बिट्स के लिए यहाँ पे रिजर्व होता है, बाकी जो 3 यहाँ पे ऑक्टेट है यानी 24 बिट्स जो होते हैं वो होस्ट के लिए रिजर्व होते हैं, ठीक है। ये रहता है। फर्स्ट एड्रेस हमारा क्या है, 1.0.0.1, यानी यहाँ पे आप देख सकते हो ये हमारा फर्स्ट एड्रेस, इस तरीके से हम कर सकते हैं, उसको बाइनरी में रिप्रेजेंट कर रखा है। देन लास्ट एड्रेस हमारा क्या है, 126.255.255.255, ये हमारा लास्ट एड्रेस होता है, जो कि आप बाइनरीज में आप देख सकते हो। देन लास्ट हमारा क्या है, 127.0.0.1, ये जो रेंज होती है इसी के अंदर वो लूप बैक एड्रेसेस के लिए क्या होती है, रिजर्व होती है। तो ये हमारा पूरा क्लास ए आईपी एड्रेस होता है। सॉरी, क्लास बी आईपी एड्रेस के अंदर क्या होगा, फर्स्ट 2 बिट्स, जैसी क्लास में हमने बात करी, और फर्स्ट ऑक्टेट के फर्स्ट जो बिट है 0 यानी वो होगी रिजर्व। अब बात करते हैं क्लास बी आईपी एड्रेस। क्लास बी आईपी एड्रेस के अंदर क्या होता है, फर्स्ट 2 बिट यानी 1 एंड 0 क्या होंगी, रिजर्व होंगी, बाकी सारी 0 1 हो सकती हैं। रेंज ऑफ क्लास बी क्या होगी, 128 to 191 होती है। In class B, from the total 32 bit address, first 16 bits are network bits। यहाँ पे क्या होता है, क्लास B from total 32 bit, ठीक है। क्लास B क्या होती है, हमारा आईपी एड्रेस क्या होता है, 32 बिट्स का होता है, लेकिन इसके अंदर पहली जो 16 बिट होंगी वो नेटवर्क बिट्स होंगी, लास्ट की जो 16 बिट होंगी वो होस्ट बिट होंगी। जैसा कि आप स्ट्रक्चर में भी देख सकते हो, 4 ऑक्टेट्स हैं, 4 ऑक्टेट में पहले 2 जो ऑक्टेट हैं वो नेटवर्क बिट्स के लिए एन को यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रखा है, और लास्ट के जो 2 ऑक्टेट हैं वो होस्ट के लिए यानी एच से रिप्रेजेंट यहाँ कर रखा है। फर्स्ट एड्रेस क्या है, 128.0.0.1, यहाँ आप देख सकते हो, और लास्ट एड्रेस है 191.255.255.255, ये यहाँ पे है, ठीक है। फर्स्ट एंड लास्ट एड्रेस यहाँ पे शो कर रखा है, ये हमारे क्लास बी की एड्रेसिंग है, और इन्हीं को बाइनरी में भी रिप्रेजेंट कर रखा है। तो आप यहाँ पे देख भी सकते हो, चाहे पहला एड्रेस है चाहे लास्ट एड्रेस है, इसमें जो पहली 2 बिट्स हैं यानी 1 एंड 0, वो क्या है हमारी एज इट इज सेम है, पीछे वाली यहाँ पे जो बिट्स हैं वो चेंज होती रहेंगी, ये सिनेरियो यहाँ पे होता है। अब बात करते हैं क्लास सी एड्रेसिंग की। क्लास सी एड्रेस हमारा क्या होता है, क्लास सी में जो पहले ऑक्टेट है, पहले ऑक्टेट की 3 बिट्स यानी 110 हमारी क्या होती है, रिजर्व होती है।
उसके बाद आप यहाँ पे देख सकते हो नेटवर्क जो इसका स्ट्रक्चर है वो कैसा है। जो 3 यहाँ पे ऑक्टेट्स हैं, ठीक है? 3 जो पहले 3 ऑक्टेट्स हैं, वो हमारे नेटवर्क बिट्स के लिए यहाँ पे रिज़र्व हैं और लास्ट हमारा ऑक्टेट जो है वो होस्ट के लिए रिज़र्व है। फर्स्ट एड्रेस आप देख सकते हो, लास्ट एड्रेस देख सकते हो। फर्स्ट एंड लास्ट एड्रेस में या फिर बीच में जितने भी एड्रेस आएँगे, उनमें जो फर्स्ट ऑक्टेट के 3 बिट्स हैं यानी 110 वो सेम रहेंगी, बाकी होती रहेंगी चेंज। तो यहाँ पे ये हमारा सिनेरियो रहता है। क्लास डी आईपी एड्रेस में फर्स्ट 4 बिट ऑफ द फर्स्ट ऑक्टेट रिजर्व 1110 यानी इसके अंदर क्या होगा, फर्स्ट ऑक्टेट की 4 यानी 1110 क्या होंगी, रिजर्व होंगी, बाकी 01 हो सकती हैं। रेंज क्लास क्या रहेगी, 220 टू 239 रहेगी। इन क्लास डी दी टोटल 32 बिट, all 32 bits are network bits. There is no host bit because all host bit within the group share the groups address to share information। मतलब पे कहने का मतलब है यहाँ पे ना कोई भी होस्ट बिट होती नहीं है, सारी नेटवर्क बिट्स होती हैं। इस वजह से हम इसको कॉमन पर्पस के लिए या फिर किसी होस्ट को अलोकेट नहीं कर सकते, ठीक है? ये होस्ट के लिए इसको हम मतलब हम कहते हैं अपने डेली यूज में हम इसको यूज नहीं कर सकते, किसी होस्ट को अलोकेट नहीं कर सकते। ये सिर्फ इसमें क्या होती है, नेटवर्क बिट्स ही होती हैं, ठीक है? क्लास सी तक का तो हमने ये देखा कि क्लास ए सी तक तो क्या हो रहा है, नेटवर्क एंड होस्ट बिट का कॉम्बिनेशन हो रहा है, ठीक है? लेकिन यहाँ पे क्लास डी में क्या हो रहा है, सारी नेटवर्क बिट्स हैं। तो यहाँ पे जो फर्स्ट एंड लास्ट जो एड्रेस है उसकी आप यहाँ देख सकते हो रेंज, ठीक है? फर्स्ट एड्रेस क्या है हमारा 224.0.0.1 और साथ में इसकी बाइनरी रिप्रेजेंटेशन आप देख सकते हो। लास्ट एड्रेस आप यहाँ पे देख सकते हो 239.255. इसकी रिप्रेजेंटेशन यहाँ पे है। दोनों के केस में ही आप देख सकते हो 1110 पहली 4 बिट क्या है यहाँ पे रिजर्व है। क्लास डी आईपी एड्रेसेस आर यूज फॉर मल्टीकास्टिंग एंड ब्रॉडकास्टिंग। क्लास डी आईपी एड्रेसेस क्या होते हैं, मल्टीकास्ट और ब्रॉडकास्ट के लिए यूज होते हैं, ठीक है? ये सिनेरियो हमारा रहता है। देन क्लास ई आईपी एड्रेस क्या होता है, क्लास ई आईपी एड्रेस फर्स्ट 4 बिट ऑफ द फर्स्ट ऑक्टेट रिजर्व यानी 4 टाइम यहाँ पे 1 जो हमारे हैं 1111 ये हमारी रिजर्व रहेंगी, बाकी 01 हो सकती हैं। रेंज ऑफ क्लास ई क्या रहेगी 240 टू 255, ठीक है? 255 तक यहाँ रहता है। 255 हमारे क्या ब्रॉडकास्ट एक तरह से हम कहते हैं, ओके? क्लास ई आईपी एड्रेसेस आर जनरली यूज फॉर रिसर्च एंड एक्सपेरिमेंटल पर्पसेस। तो इसके अंदर भी क्या होता है, इसको भी हम अपने डेली बेसिस पे यूज नहीं कर सकते, सबको ये रिजर्व मतलब सबको ये मिलती नहीं है। ये रिसर्च एंड एक्सपेरिमेंटल पर्पस के लिए हमारी क्या होती है आईपी एड्रेस यहाँ पे होते हैं क्लास ई के अंदर, ठीक है? तो यहाँ पे फर्स्ट एंड लास्ट एड्रेस की आप रेंज भी देख सकते हो 240.0.0.1 से लेके 255.255.255। तो ये यहाँ पे सिनेरियो रहता है। तो अब गाइस हम बात करेंगे क्लासलेस की, अब बात करते हैं, ठीक है? ये हमने क्लास फुल तक देख लिया। अब आप सोच सकते हो गाइस क्लास ए के अंदर हमारी एक बिट वहां पे क्या है रिजर्व थी, क्लास बी के अंदर भी हमारी 2 बिट रिजर्व थी, क्लास सी के अंदर भी हमारी 3 बिट रिजर्व थी, क्लास डी के अंदर क्लास ई के अंदर 4 बिट हमारी रिजर्व थी। उसके अलावा भी क्लास ए बी सी के अंदर प्राइवेट एड्रेसेस की रेंज जो है वो भी रिजर्व है उन्हीं एड्रेसेस के अंदर से। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि जब जैसे नेटवर्क बढ़ता गया, वर्ल्ड वाइड क्या हुआ, नेटवर्क बहुत बड़ा होता गया, तब क्या होने लग गया, इन आईपी एड्रेसेस की क्या होने लग गई, कमी होने लग गई। इसी वजह से क्लासलेस एड्रेसिंग का यहाँ पे सिस्टम इंट्रोड्यूस हुआ। क्लासलेस ने क्या करा, ये जो क्लासेस थी ना क्लास ए बी सी और डी ई इनका सिस्टम हटा दिया, कोई क्लास नहीं छोड़ी इसने, क्लास ए बी सी कुछ ऐसे रहा नहीं। इस वजह से क्लासलेस एड्रेसिंग सिस्टम आया और ताकि बहुत मतलब जो ये आईपी एड्रेसेस की जो कमी है इसको ओवरकम करा जा सके। तो ये रहता है। अब बात करते हैं प्राइवेट आईपी एड्रेस एंड हमारे यस
पहले तो प्राइवेट आईपी एड्रेस की हम बात करते हैं। प्राइवेट आईपी एड्रेस यहाँ पे रेंज देख सकते हो क्लास ए बी सी के अंदर, ठीक है। क्लास ए के अंदर प्राइवेट एड्रेस की जो रेंज है वो क्या होगी, 10.0.0.1 और इससे लेकर 10.255.255.255 तक रहेगी। क्लास बी की जो यहाँ पे रेंज रहेगी आईपी एड्रेसेस की वो क्या रहेगी, प्राइवेट एड्रेस 172.16.0.1 से लेके 172.31.255.255 ये रेंज रहेगी। देन क्लास सी में जो रेंज रहेगी वो 192.168.0.1 से लेके 192.168.255.255 रहेगी। तो ये हमारे प्राइवेट एड्रेसेस की रेंज रहती है जो कि क्लास ए बी सी के अंदर से ही। तो ये थोड़ा सा हम देखते हैं क्लास लेस एड्रेसिंग की देखते हैं। तो यहाँ पे क्या रहेगा, सबनेटिंग यहाँ पे एक फैक्टर क्या होता है या फिर न्यू टर्म जो होती है क्लासलेस के अंदर इंट्रोड्यूस होती है। पहले हमने देखा क्लास ए बी सी की हमने बात करी थी, एक हमारे कुछ जो पोर्शन था वो हमारा नेटवर्क बिट्स के लिए रिजर्व था, कुछ पोर्शन हमारा होस्ट बिट के लिए रिप्रेजेंट मतलब वहाँ पे था, ठीक है। तो वहाँ पे अब क्या करा जा रहा है, तो हमारे जो हमारे होस्ट बिट हैं उनसे अगर हम कोई भी बिट बोरो कर लें नेटवर्क के अंदर तो क्या हो जाता है, हमारी सबनेटिंग या फिर क्लासलेस इंटरडोमेन राउटिंग और इंटरडोमेन हमारी ये शुरू हो जाती है। मतलब क्लासलेस क्या होता है कि जब भी कोई होस्ट से क्या कर लिया जाता है, नेटवर्क बिट से हम क्या करते हैं वहाँ पे बोरो करना शुरू कर देते हैं, ठीक है। मतलब नेटवर्क बिट में कुछ बिट्स होस्ट के ऐड कर देते हैं, ठीक है। यानी कहने का मतलब है, मैं आपको एक सिनेरियो बताऊं। मान लो कि एक ऑर्गेनाइजेशन है, उस ऑर्गेनाइजेशन का जो रेंज है, जो डिवाइसेस की रेंज है वो है 800, ठीक है। तो उन एक 800 वो रेंज है, उसे चाहिए 800 आईपी एड्रेसेस, और उसे एड्रेसेस कितने दिए जाएं, 2000 उसको क्या कर दिए जाए, एड्रेसेस पकड़ा दिए जाएं। लेकिन उसे तो 800 की ही जरूरत है, बाकी के जितने हैं 1200 जो एड्रेसेस हैं वो क्या हो जाएंगे, वेस्टेज हो जाएगी उनकी, ठीक है। हो सकता है मतलब कई केसेस में क्या होगा कि कम पड़ जाएंगे, ठीक है। मतलब उतनी आईपी एड्रेस वहां पे अवेलेबल नहीं होगी और कई जगह पे वेस्ट हो जाएंगे। तो आप ये सिनेरियो लगा सकते हो। तो ये बिल्कुल भी अच्छा तरीका नहीं होता है एड्रेसिंग करने का। तो क्लासलेस के अंदर क्या होता है कि अगर एक नेटवर्क के अंदर लाइक एचआर डिपार्टमेंट है, सेल्स डिपार्टमेंट है, तो उसमें वेरिएशंस आ जाते हैं, नेटवर्क को डिवाइड कर दिया जाता है भाई। 50 होस्ट मतलब 50 होस्ट एड्रेस या फिर 50 होस्ट का एक यहाँ पे नेटवर्क बन रहा है, उसको इतने एड्रेसेस पकड़ा दिए गए हैं। मतलब सबनेटिंग वहां पे होने लगती है, ठीक है। नेटवर्क को सब नेटवर्क में डिवाइड करना, सबनेटिंग बेसिकली क्या होता है, एक नेटवर्क है, ठीक है, उसी नेटवर्क को सब नेटवर्क्स में डिवाइड करना ही क्या होता है, सबनेटिंग होता है। डिवाइड ए लार्ज ब्लॉक ऑफ एड्रेसेस इनटू सेवरल contiguous सब ब्लॉक एंड assigning these सब ब्लॉक्स टू डिफरेंट स्मॉलर नेटवर्क इज कॉल्ड सबनेटिंग। यानी जो हमारे बड़े नेटवर्क होते हैं उनको स्मॉलर नेटवर्क के अंदर यहाँ पे हम कर रहे हैं, डिवाइड कर रहे हैं, तो उसको सबनेटिंग हम बोलते हैं। इट इज इट इज अ प्रैक्टिस that is widely used when classless addressing is done, ठीक है। क्लासलेस एड्रेसिंग के केस में इसको यूज करा जाता है। और क्लासलेस एड्रेसिंग का फायदा क्या हुआ, किस तरीके से, देखो क्लास ए बी सी डी हम ई हमने पढ़ी, उसके अंदर मतलब क्लास डी की पूरी रेंज हमारी लाइक हमारे मल्टीकास्ट ब्रॉडकास्ट के लिए रिजर्व है। क्लास सी की भी एक्सपेरिमेंटल और रिसर्च पर्पस के लिए रिजर्व है। क्लास ए बी सी के अंदर भी कुछ रेंज प्राइवेट एड्रेसेस के लिए रिजर्व है और कुछ हमारी बिट्स जो हैं वो भी रिजर्व हैं। तो वहाँ पे काफ़ी प्रॉब्लम रही, इतनी सारी बिट्स तो वहाँ वैसे ही रिजर्व हैं, तो आईपी एड्रेस की वहाँ बहुत ज़्यादा कमी होने लग गई। तो क्लासलेस का इसी वजह से इंट्रोड्यूस हुआ था, टू रिड्यूस द वेस्टेज ऑफ आईपी एड्रेसेस इन अ ब्लॉक। अगर किसी लाइक ऑर्गेनाइजेशन में लाइक 50 एड्रेसेस की ही ज़रूरत है, लेकिन अगर हम अगर उस नेटवर्क या फिर उस आईपी एड्रेसेस को हम क्या कर पा रहे हैं,
लाइक सही से यूज नहीं कर पा रहे और मतलब उसको हम क्या नहीं कर पा रहे, ब्रेक नहीं कर पा रहे, तो अगर आईपी एड्रेस की रेंज कितनी है, 1000 है, लेकिन चाहिए 50 ही आईपी एड्रेस हैं, तो 1000 के 1000 दिए जाएंगे और 50 वहाँ पे यूज करे जाएंगे, बाकी सारे वेस्टेज में चले जाएंगे। लेकिन हो सकता है सेम केस के अंदर कि कई जगह पे ज़्यादा आईपी एड्रेस की ज़रूरत है, लेकिन आपके पास इतने बचे ही नहीं कि आप उसको प्रोवाइड करा सके। तो ये सिनेरियो रहता है। So we use subnetting. What we done is what we use host ID bits as net ID bits of a classful IP address. We give the IP address and define the number of bit for mask along with it forward slash symbol. यहाँ पे सिर्फ आप एग्जांपल देख सकते हो, ठीक है। एक एग्जांपल यहाँ पे मैंने लिख रखा है 192.168.1.1/28। अब ये /28 क्या है? देखो, स्लैश के बाद कोई भी वैल्यू लिखी होती है, वो क्या होता है, हमारा नेटवर्क बिट को रिप्रेजेंट कर रहा होता है। अब नेटवर्क बिट को ये रिप्रेजेंट कर रहा है, नेटवर्क बिट यहाँ पे क्या है, 28 है। 28 का यहाँ पे मीनिंग क्या है कि यहाँ पे 24 बिट तो रही ही होंगी, ठीक है। सबसे पहले तो ये क्या थी, क्लासफुल हमारी आईपी एड्रेस था कौन, 192.168.1.1, जो कि क्या था 192.168.1.1/24। तो ये जो /24 है, अब ये 28 क्या हुआ, इसने होस्ट से क्या करा, 4 बिट्स को क्या कर लिया, बोरो करा। तो ये नेटवर्क बिट हमारी क्या हो गई, 28 हो गई, और नेटवर्क को यहाँ पे स्मॉल पार्ट्स के अंदर डिवाइड कर दिया, ठीक है। जितनी जरूरत थी उतना डिवाइड करा। तो ये बेसिकली हमारी क्लासलेस एड्रेसिंग का सिनेरियो रहता है। होस्ट बिट से नेटवर्क बिट में क्या करे जाता है, लाइक बिट्स को बोरो करा जाता है और नेटवर्क बिट्स को इंक्रीज कर दिया जाता है, ठीक है। और इससे क्या होता है, नेटवर्क हमारा डिवाइड हो जाता है मल्टीपल सब नेटवर्क्स के अंदर। तो ये हमारा सिनेरियो बेसिकली रहता है। और एक हमारा सबनेट मास्क होता है। सबनेट मास्क तो हमारा कॉम्बिनेशन किसका होता है, नेटवर्क बिट्स और होस्ट बिट का होता है, उसमें तो कोई खास सिनेरियो है नहीं। तो ये सिनेरियो हमारा रहता है। ये हमारी क्लासलेस एड्रेसिंग हो गई। और इसी को अगर हम देखें तो क्लासलेस एड्रेसिंग हमारी क्या है, क्लासलेस एड्रेसिंग इज एन अप्रूव्ड इम्प्रूव्ड आईपी एड्रेसिंग सिस्टम। ये क्या होता है, इम्प्रूव्ड आईपी एड्रेसिंग सिस्टम होता है। इट मेक्स द एलोकेशन ऑफ आईपी एड्रेस मोर एफिशिएंट। आईपी एड्रेस को सही से मोर एफिशिएंटली अलोकेट करा जा सकता है। इट रिप्लेसेस द ओल्डर क्लासफुल एड्रेसिंग सिस्टम। इसने क्लासफुल को क्या कर दिया, यहाँ पे रिप्लेस कर दिया। इट इज ऑल्सो नोन एज क्लासलेस इंटरडोमेन राउटिंग। CIDR यहाँ पे परफॉर्म करा जाता है, ठीक है। जो हमने /28 देखा था, वो हमारी क्या होती है, CIDR वैल्यू होती है, ठीक है। देन हम बात करते हैं इंट्रोडक्शन टू IPv6। तो जो हमारा IP है ना, IP जो अभी हम बात कर रहे थे अब तक, वो हम IPv4 यानी वर्जन 4 की बात कर रहे थे। अब हम बात करते हैं IPv6 जो कि हमारा वर्जन 6 है। अब ये जो हमारा एड्रेस होता है, ये भी IPv4 को ही रिप्लेस करने के लिए आया था वैसे तो। इसमें क्या होता है, जैसे IPv4 में 32 बिट होते हैं, लेकिन इसके अंदर 128 बिट का ही IPv6 एड्रेस होता है, 128 बिट। तो आप सोच सकते हो, IPv4 सिर्फ 32 बिट का था, लेकिन IPv6 हम जो है हमारा 128 बिट्स का है, यानी बहुत ज़्यादा नंबर यहाँ पे है। बिट्स अगर ज़्यादा हैं तो ऑफ कोर्स यहाँ पे जो आईपी एड्रेस यहाँ पे होंगे वो भी बहुत ज़्यादा नंबर में होंगे। जैसा कि स्क्रीन पे देख सकते हो, IPv6 इंक्रीजेज द एड्रेस टू 128 बिट इन लेंथ। फॉर पर्सपेक्टिव, IPv6 सप्लाईज मोर देन, आप ये रेंज देख सकते हो, टाइम एज मैनी एड्रेसेस एज IPv4। तो ये हमारा क्या रहता है, IPv6 इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 6 रहता है। अब IPv6 प्रोटोकॉल्स की बात करते हैं। ओके, यहाँ पे हम अब IPv6 की हम बात करें तो ये क्या होता है, 128 बिट का होता है, ठीक है। ये हमने पहले डिस्कस करा। राइटिंग दीज एड्रेसेस इन बाइनरी वुड बी अ प्रॉब्लम, ठीक है। दे प्रोबेबली वुड नॉट इवन फिट ऑन दी विड्थ ऑफ अ पीस ऑफ पेपर। IPv6 डिफाइंस अ शॉर्ट, ओके, यहाँ से हम देखते हैं IPv6 क्या कर रहा है, डिफाइन करता है अ शॉर्टर
हेक्साडेसिमल फॉर्मेट, शॉर्ट यहाँ पे हेक्साडेसिमल फॉर्मेट होता है इसके लिए, रिक्वायरिंग एट मोस्ट 32 हेक्साडेसिमल डिजिट्स। इसके अंदर जो हमारे देखो मुद्दे की बात पे आते हैं, IPv6 जो होता है ना उसके अंदर क्या होता है हमारा 8 यहाँ पे ब्लॉक्स होते हैं, ठीक है, इनको हम ब्लॉक ब्लॉक बोलते हैं और हेक्साडेसिमल फॉर्मेट का यूज करा जाता है और हर एक ब्लॉक जो होगा वो हमारा 16 बिट्स का रहता है, ठीक है, हमारा हर एक ब्लॉक क्या होगा 16 बिट का होगा और हर एक ब्लॉक के अंदर 4 डिजिट होती हैं और हर एक डिजिट क्या होती है 4 बिट्स की होती है। यानी अगर 16 बिट्स का एक ब्लॉक है, इसका मतलब अगर यहाँ पे टोटल 8 ब्लॉक हैं तो 128 बिट का हो गया ये, ठीक है। और बाइनरी सॉरी इसकी रिप्रेजेंटेशन हेक्साडेसिमल में कैसी होती है वो आप स्क्रीन पे देख सकते हो। जैसे कि IPv4 के जो ऑक्टेट्स थे उनको डॉट सेपरेट करा गया था, यहाँ पे कोलन सेपरेट करा गया है, ठीक है। और साथ में 2 3 4 5 कोलन 1 1 और यहाँ पे आप बाकी रिप्रेजेंटेशन भी देख सकते हो। तो कईयों के केस में आप छोटी इसकी रिप्रेजेंटेशन देख रहे हो तो कईयों के टाइम में इसकी बड़ी देख रहे हो, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है इसकी क्या होता है कंप्रेशन भी होता है, ठीक है। तो उसके कुछ रूल्स होते हैं किस तरीके से इसके इसको शॉर्ट में हम लिख सकते हैं। तो वो देखो फिर हम बात करेंगे दोबारा से ही उसी के बारे में। हमने अभी क्या देखा इसका सिर्फ एग्जांपल देखा है हमने IPv6 का, ठीक है। किस तरीके से हमारा एड्रेस दिखता है, यहाँ पे 3 एड्रेस बेसिकली लिखे हुए थे और किस तरीके से ये शॉर्ट फॉर्म हुई है उनका भी हम डिस्कस करते हैं। तो IPv6 uses these ideas the same way as IPv4। अब जो IPv6 है ना IPv4 की तरह ही कुछ जगह पे बिल्कुल सिमिलर काम करता है। फॉर एग्जांपल टू बी एबल टू बिल्ड एंड सेंड IPv6 पैकेट्स आउट एन इंटरफेस, जैसे कि IPv4 हमारा एड्रेस क्या कर रहा था डेटा पैकेट को सेंड कर पा रहा था, ऐसे ही हमारा IPv6 भी कर सकता है। एंड यूजर डिवाइसेस नीड एन IPv6 एड्रेस ऑन दैट इंटरफेस एंड यूजर डिवाइसेस नीड एन IP, मतलब किसी भी डेटा पैकेट को सेंड करने के लिए उस डिवाइस का उस डेस्टिनेशन का क्या होना चाहिए IPv6 एड्रेस होना चाहिए, तभी वो डेटा पैकेट सेंड करा जाएगा। एंड यूजर होस्ट नीड टू नो दी IPv6 एड्रेस ऑफ अ डिफॉल्ट राउटर। तो यहाँ पे क्या होता है एंड यूजर होस्ट नीड टू नो द IP एड्रेस ऑफ अ डिफॉल्ट राउटर, ठीक है। डिफॉल्ट राउटर का IPv6 एड्रेस पता होने की जरूरत पड़ती है एंड यूजर को, जिसको भी डेटा सेंड करना है, टू विच द होस्ट सेंड IPv6 पैकेट इफ द होस्ट इज इन अ डिफरेंट सबनेट, ठीक है। तो मुद्दे की बात है डिफॉल्ट राउटर का यहाँ पे IPv6 एड्रेस पता होना चाहिए। अगर जो होस्ट है जिसके पास आपको डेटा पैकेट सेंड करना है वो किसी डिफरेंट सबनेट या फिर नेटवर्क के अंदर है तो ये सिनेरियो रहता है। IPv6 राउटर्स de-encapsulate and re-encapsulate each IPv6 पैकेट व्हेन राउटिंग द पैकेट। इसके अंदर डीकैप्सुलेशन और इनकैप्सुलेशन होता है राउटिंग क्या करने के लिए ईच IPv6 पैकेट व्हेन राउटिंग द पैकेट, ठीक है। लाइक पैकेट को सेंड करा जा रहा है, ठीक है। राउटिंग हमारी क्या होती है सिलेक्टिंग द बेस्ट पाथ और शॉर्टेस्ट पाथ, तो ये रहता है। देन IPv6 राउटर मेक राउटिंग डिसीजन बाय कंपेयरिंग द IPv6 पैकेट डेस्टिनेशन एड्रेस। तो यहाँ पे पैकेट किस तरीके से सेंड हो रहा है या फिर राउटर मेक राउटिंग डिसीजन किस बेसिस पे राउटिंग डिसीजन बन रहा है, कंपेयर करता है क्या IPv6 पैकेट डेस्टिनेशन एड्रेस टू दी राउटर्स IPv6 राउटिंग टेबल। राउटर की IPv6 IP सॉरी राउटर की IPv6 राउटिंग टेबल को यहाँ पे कंपेयर करके ये देखता है कि कौन सा राउट यहाँ पे बेस्ट रहेगा डेस्टिनेशन तक जाने के लिए। एंड मैच्ड राउट लिस्ट डायरेक्शन ऑफ वेयर टू सेंड द IPv6 पैकेट नेक्स्ट, मीनिंग अगर कोई यहाँ पे राउट क्या हो रहा है मैच हो गया तो उसी डायरेक्शन में पैकेट को सेंड करा जाएगा और नेक्स्ट फिर उसी नेक्स्ट पैकेट भी उसी डायरेक्शन में सेंड होंगे। तो ये भी हमारा क्या रहता है IPv6 के अंदर रहता है। अब यहाँ पे एब्रिवेटिव एंड एक्सपेंडिंग IPv6 एड्रेसेस मैंने अभी बताया था
कई जगह पे आपको दिख रहा है कि बहुत छोटा IPv6 एड्रेस दिख रहा है, कईयों पे बहुत कम दिख रहा है। तो यहाँ पे कुछ रूल्स होते हैं, इसको हम शॉर्ट में भी लिख सकते हैं, बहुत लॉन्ग में भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पे होता है, अगर किसी भी ऑक्टेट के अंदर, सॉरी नॉट ऑक्टेट, किसी भी ब्लॉक के अंदर 4 ज़ीरो आ जाती है, तो उसको हम क्या कर सकते हैं, सिंगल ज़ीरो लिख सकते हैं, ठीक है? और लगातार 2-3 ब्लॉक के अंदर अगर ज़ीरो आ जाए, तो हम उसको डबल कोलन से लिख सकते हैं। अगर किसी 2 डिजिट या फिर किसी भी डिजिट के आगे ज़ीरो आ जाए, तो उसको हम हटा सकते हैं, चाहे तो लिखें, चाहे नहीं लिखें, ठीक है? ये हमारे कुछ रूल्स होते हैं। जैसे कि एग्ज़ाम्पल के तौर पे आपको ऊपर IPv6 एड्रेस दिख रहा है, उसको क्या करा है, रिड्यूस करा है। देखो नीचे देखो क्या लिखा हुआ है, FE00 कोलन 0 कोलन 0 कोलन 0 कोलन 1 कोलन 0 कोलन 0 कोलन 0 और ये 56, ठीक है? तो ऊपर देख सकते हो आप, FE00 में तो कोई चेंज नहीं हुआ है, किसी भी डिजिट के पीछे 0 है तो कोई चेंज मेंटेन हम नहीं कर सकते हैं, ठीक है? तो अगर यहाँ पे देखो, यहाँ पे 2 ब्लॉक ऐसे ही थे इसके बाद जिसके अंदर 0 था, तो इसने क्या करा, 0:0 लिख दिया और फिर हमारा आया 1, 1 के आगे 3 ज़ीरो, ठीक है? तो इन 3 ज़ीरो को हम हटा सकते हैं और 1 को सिर्फ़ यहाँ पे लिख सकते हैं। देन उसके बाद यहाँ पे 3 हमारे ब्लॉक आए जिसके अंदर 0 है और उसके बाद हमारा है 56, 56 के आगे 2 ज़ीरो थी, उसको हम हटा सकते हैं। तो ये इसकी शॉर्टेन और रिड्यूस फॉर्म हो गई, ठीक है? तो ये हमारा IPv6 एड्रेस रहता है। अब हम बात करेंगे एचटीटीपी की। एचटीटीपी क्या होता है, हमारा हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल होता है। अब क्या होता है, अगर आप कोई भी रिक्वेस्ट कर रहे हैं वेब सर्वर पे, तो वो आप रिक्वेस्ट क्या करते हैं, कहाँ पे लिखते हैं, आपके ब्राउज़र के अंदर आप लिखते हैं, है ना? उस ब्राउज़र के अंदर लिखते हैं, वो किसके ऊपर जाती है, सर्वर के ऊपर जाती है। अगर आप एक वैलिड ऑथेंटिकेट यूज़र हैं, तो वो रिक्वेस्ट, अगर देखो, जिस भी सर्वर पे आपने क्या करा है, रिक्वेस्ट भेजी है, तो अगर उस सर्वर पे जो आपने क्वेरी भेजी है, उसके एप्रोप्रिएट अगर सही आंसर है, तो वो क्या करता है, वो आपको एज़ अ रिस्पॉन्स उस लाइक आंसर को एज़ अ टेक्स्ट सॉरी लाइक हाइपर टेक्स्ट यानी वेब वेब पेज के फॉर्म में आपको शो करता है चीज़ें, ठीक है? अब वेब पेज क्या, ये हमारा क्या होता है, अ, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर लाइक लैंग्वेज या फिर एचटीएमएल आप कह सकते हो, ठीक है? तो एक वेब पेज के फॉर्म में आपको एक क्या होता है, सॉल्यूशन और रिजल्ट को क्या करता है, शो कर देता है, ठीक है? तो ये हमारा क्या होता है, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल होता है। सो इट्स अ फाउंडेशन ऑफ द वर्ल्ड वाइड वेब, ये वर्ल्ड वाइड की फाउंडेशन एंड यूज टू लोड वेब पेजेस यूजिंग हाइपर टेक्स्ट लिंक। ये वेब पेजेस को लोड करता है, जैसी भी आपकी क्वेरी है, फॉर एग्जांपल फायरशाक पे काफ़ी सारे ब्लॉग्स हैं, लाइक सिक्योरिटी से लेके, तो उनको अगर आप विज़िट करना चाहते हो, तो फायरशाक के सर्वर पे आप एक बार क्या करेंगे, या फिर फायरशाक पे सीधा ब्राउज़र में जाके लिखेंगे, ठीक है? उन सर्वर्स के लिए, आपके सॉरी नॉट सर्वर, उन लाइक इन्फॉर्मेशन के लिए जैसी आपको चाहिए। तो उस इन्फॉर्मेशन के लिए आपने क्या कर दिया, क्वेरी करी, वो आपके सामने क्या आ जाता है, एक वेब पेज ओपन हो जाता है, ठीक है? किसकी हेल्प से, हाइपर टेक्स्ट लिंक की हेल्प से आपके सामने आ जाता है, ठीक है? और आप उसको रीड कर सकते हो, तो ये रहता है। एचटीटीपी इज एन एप्लीकेशन लेयर प्रोटोकॉल। सबसे पहले तो ये क्या होता है, हमारा एप्लीकेशन लेयर प्रोटोकॉल होता है, डिजाइन टू ट्रांसफर इंफॉर्मेशन, इंफॉर्मेशन को ट्रांसफर करने के लिए इसको यूज करा जाता है बिटवीन नेटवर्क डिवाइसेस के बीच में, एंड रन्स ऑन टॉप ऑफ अदर लेयर, ठीक है? तो यानी एप्लीकेशन लेयर पे काम करता है, और एप्लीकेशन लेयर हमारी ओएसआई मॉडल के अंदर सबसे ऊपर होती है, तो ये हमारा रहता है। अगर हम और भी इसको देखें, तो हमको पता है हमारा किस तरीके से अ, हमारा कोई भी रिक्वेस्ट होती है, तो उसको मैं एक बार दोबारा बता दूं। सबसे पहला स्टेप क्या होगा, एक क्लाइंट जो है वो सेंड करेगा एचटीटीपी रिक्वेस्ट किसको, वेब को, ठीक है? वेब सर्वर आप कह सकते हो। और क्लाइंट का क्या होगा,
आपका जो ब्राउजर है वो एक तरह से क्लाइंट, वेब क्लाइंट का काम करेगा, ठीक है। सॉरी गाइस। अ वेब सर्वर रिसीव्स द रिक्वेस्ट। वेब सर्वर क्या करेगा, रिक्वेस्ट को रिसीव करेगा। दी सर्वर रन्स एन एप्लीकेशन टू प्रोसेस दी रिक्वेस्ट, ठीक है। अब सर्वर क्या करेगा, रन करेगा एप्लीकेशंस को, मतलब उस सर्वर के अंदर देखेगा कि जो रिक्वेस्ट, जो क्वेरी आई है, उसके रिलेवेंट कोई, उसके उस सर्वर पे कोई डेटा है जो कि उस क्लाइंट को शो करा जा सकता है। अगर है तो ठीक है, नहीं तो उसको एरर बता दिया जाएगा। दी सर्वर रिटर्न्स एन एचटीटीपी रिस्पॉन्स। तो सर्वर क्या करेगा, एचटीटीपी रिस्पॉन्स को रिस्पॉन्स क्या करेगा, रिटर्न करेगा टू दी वेब ब्राउजर, ठीक है। ब्राउजर पे हमारा या तो रिस्पॉन्स आएगा वेब पेज के फॉर्म में, या फिर कोई एरर दिखा देगा। सो जो क्लाइंट है हमारा, यानी ब्राउजर जो है, वो क्या करेगा, रिस्पॉन्स को रिसीव कर लेगा। तो ये पूरा हमारा स्टेप बाय स्टेप हमारा प्रोसेस रहता है। अ टिपिकल फ्लो ओवर HTTP involves a client machine making a request to server which then sends a response message, ठीक है। ये मैंने आपको अभी बताया, ठीक है। उसके बाद हम बात करेंगे HTTPS। अब देखो, ये कुछ अलग नहीं है, ये भी हमारा HTTP की तरह ही है। जो हमारा HTTP है वो क्या करता है, वो यूज करता है हमारे पोर्ट नंबर 80 को, और HTTPS जो है हमारा पोर्ट नंबर 443 को यूज करता है। और बस डिफरेंस क्या है, ऐसे यहाँ पे जो लग रहा है ना, वो सिक्योरिटी यानी सिक्योर को रिप्रेजेंट कर रहा है। हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योर, इसका मीनिंग क्या है, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योर इन इज अ प्रोटोकॉल दैट सिक्योर कम्युनिकेशन। अभी देखो ये कम्युनिकेशन हो रही जी थी किस पे, सर्वर पे, और सर्वर से रिस्पॉन्स आया था, और ये हमारा पूरा प्रोसीजर रहा था। अब मान लो जो वेब ब्राउजर है उसने जो भी सर्वर है उसके ऊपर क्वेरी करी है, वो वहां पे बहुत ज्यादा सेंसिटिव इंफॉर्मेशन आप सेंड कर रहे हो, यानी सर्वर से अगर आपके पास जो इंफॉर्मेशन आ रही है वो बहुत सेंसिटिव है, तो मान लो कोई मैन इन द मिडल वहां पे आपकी जो आपकी कन्वर्सेशन है उसको वहां पे उस पे नजर रखे हुए मॉनिटर कर रहा है। तो इस ऐसे केस में अगर आपका जो डेटा है, जो आपकी कन्वर्सेशन चल रही है वेब सर्वर की, वेब क्लाइंट की, तो अगर ये प्लेन टेक्स्ट में रहे तो उसको सीधी की सीधी इन्फॉर्मेशन सारी दिख जाएगी, तो आपकी तो इन्फॉर्मेशन लीक हो जाएगी ना। तो इसके केस में यहाँ पे HTTPS आया। HTTPS क्या करता है, आपके डेटा को इनक्रिप्ट करने का काम करता है, ताकि कोई मैन इन द मिडल आपके डेटा को इवेज ड्रॉप ना कर पाए। तो ये हमारा रहता है। तो सिक्योर कम्युनिकेशन के लिए यूज होता है। डेटा ट्रांसफर बिटवीन अ यूजर वेब ब्राउजर एंड अ वेबसाइट। HTTP इज द सिक्योर वर्जन ऑफ HTTP। ये हमारा HTTP का सिक्योर वर्जन है। द प्रोटोकॉल प्रोटेक्ट यूजर अगेंस्ट इवेज ड्रॉपर्स एंड मैन इन द मिडल अटैक, ठीक है। यानी जो भी इवेज ड्रॉप यानी आपके डेटा को मॉनिटर कर रहे हैं बीच में, और या फिर मैन इन द मिडल अटैक होते हैं, उनके लिए यहाँ पे इसको लाया गया है। इट ऑल्सो प्रोटेक्ट लेगिटिमेट डोमेन। ये लेगिटिमेट डोमेन को प्रोटेक्ट करने के लिए भी यूज होता है फ्रॉम डोमेन नेम सिस्टम स्पूफिंग अटैक, ठीक है। DNS स्पूफिंग अटैक से बचाने के लिए भी यहाँ पे इसको यूज करा जाता है। तो ये हमारा HTTPS रहता है। अब हम बात करते हैं टेलनेट। टेलनेट हमारा क्या होता है, टेल और नेट दो चीजों से मिलके बना है। टेलनेट का मीनिंग होता है टेलीकम्युनिकेशन नेटवर्क। टेलीकम्युनिकेशन नेटवर्क, अब ये होता क्या है, इट्स एन एप्लीकेशन प्रोटोकॉल। ये क्या होता है, एप्लीकेशन प्रोटोकॉल होता है। यूज ऑन इंटरनेट, इंटरनेट पे इसको यूज करा जाता है, और लोकल एरिया नेटवर्क पे, टू प्रोवाइड ए बाई डायरेक्शनल इंटरेक्टिव टेक्स्ट ओरिएंटेड कम्युनिकेशन फैसिलिटी यूजिंग अ वर्चुअल टर्मिनल कनेक्शन। यानी बेसिकली मैं आपको सिंपल वर्ड्स में बोलूं, टेलनेट हमारा किस लिए यूज हो रहा है, टेलनेट रिमोट कनेक्शन प्रोवाइड करने के लिए यहाँ पे यूज होता है। और ये हमारा होता है कमांड लाइन बेस होता है, ठीक है। कमांड बेस हमारा रहता है, मतलब अगर मैं लाइक फायरशाक का यहाँ पे जो भी
मेन ब्रांच है और मैं किसी डिफरेंट लोकेशन पे हूँ और मुझे चाहिए कि मैं उस ब्रांच से, मतलब मैं वहाँ पे प्रेज़ेंट नहीं हो सकती हूँ उस ब्रांच के अंदर, ठीक है? मैं चाहती हूँ, जैसे आपको आजकल बहुत ज़्यादा सुनने में आता होगा वर्क फ्रॉम होम, और मैं कनेक्ट होना चाहती हूँ फारशा के ऑफ़िशियल नेटवर्क से, और मुझे कोई रिसोर्सेज़, मुझे कोई फ़ाइल चाहिए हैं, तो मैं क्या करूँगी कि मैं घर बैठ के एक रिमोट कनेक्शन वहाँ पे बना सकती हूँ, किसकी हेल्प से? टेलनेट की हेल्प से। User data is interpersed in band with telnet control information in 8-bit byte oriented data connection over the transmission control protocol. ये बेसिकली हमारा ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल को यूज करता है। और एक और चीज इसके लिए मैं खास बताना चाहती हूँ, वो क्या, जो टेलनेट है वो, जो इसके अंदर जो डेटा होगा, यानी अगर आप कोई आप किसी भी ब्रांच ऑफिस से के नेटवर्क से कनेक्टेड है रिमोटली, और आप डेटा को शेयर कर रहे हो, रिसोर्सेज को शेयर कर रहे हो, तो उस केसेस में, उस भी केस में क्या होगा, जो आपका जो नेटवर्क सॉरी आपका जो डेटा ट्रांसफर या रिसीव हो रहा है, जो भी कम्युनिकेशन चल रही है, वो बिल्कुल प्लेन टेक्स्ट में होगी। ये सबसे बड़ी इसकी डिसएडवांटेज है। डेटा होगा वो प्लेन टेक्स्ट में होगा और कोई भी मैन इन द मिडल उस डेटा को स्निफ कर सकता है। तो ये हमारा टेलनेट रहता है। उसके बाद आया हमारा सिक्योर शेल, जो कि रिप्लेसमेंट है किसकी? टेलनेट की। बिल्कुल टेलनेट की जैसे ही है, टेलनेट की तरह ही क्लाइंट सॉरी कमांड लाइन बेस्ड हमारा ये रहता है प्रोटोकॉल। लेकिन अब ये क्या कर रहा है? सिक्योर सेल, ठीक है? सिक्योर सेल ये सिक्योरिटी प्रोवाइड कर रहा है। देखो रिमोटली हम इसकी हेल्प से भी कनेक्ट हो पाएंगे, लेकिन सिक्योरली, सिक्योरली इन द सेंस जो हमारा डेटा जो होगा, जो कम्युनिकेशन जो होगी, तो वो क्या होगी हमारी? इनक्रिप्टेड फॉर्म में होगी, ठीक है? द सिक्योर सेल प्रोटोकॉल इज अ क्रिप्टोग्राफिक नेटवर्क प्रोटोकॉल फॉर ऑपरेटिंग नेटवर्क सर्विसेज सिक्योरली ओवर एन अनसिक्योर नेटवर्क, ठीक है? अनसिक्योर नेटवर्क पे क्या कर रहा है? सिक्योरिटी प्रोवाइड कर रहा है, यानी क्रिप्टोग्राफी नेटवर्क प्रोटोकॉल है ये हमारा, और इनक्रिप्ट कर देता है ये हमारे डेटा को, प्लेन टेक्स्ट में नहीं छोड़ता। इट इट्स मोस्ट नोटेबल एप्लीकेशंस आर रिमोट लॉगिन एंड कमांड लाइन एग्जीक्यूशन। हम क्या कर पा रहे हैं? कमांड लाइन, बेसिकली ये भी हमारा क्या होता है? कमांड लाइन बेस ही हमारा टूल होता है, प्रोटोकॉल होता है, आप कह सकते हो। SSH applications are based on a client server architecture connecting an SSH client instance with an SSH server, ठीक है? अगर हम क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर की बात करें, क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर क्या करता है? एक क्लाइंट होता है जो कि सर्वर पे क्या करता है? रिक्वेस्ट भेजता है या फिर अपनी क्वेरीज के लिए क्या करता है? रिक्वेस्ट करता है और सर्वर से रिस्पॉन्स आता है उन्हीं क्वेरीज के लिए। तो ये हमारा रहता है कनेक्टिंग एन एसएसएच क्लाइंट। तो एसएसएच क्लाइंट क्या कर पाता है? एसएसएच सर्वर से कनेक्ट हो पाता है। मुद्दे की बात अगर हम टेलनेट एसएसएच की बात करें, तो दोनों ही हमें रिमोट कनेक्शन प्रोवाइड करते हैं। एसएसएच हमारा सिक्योर रहता है, टेलनेट हमारा सिक्योर नहीं होता है। So this is all about guys today's session. If anybody have any doubt, you can ask. Anybody have any doubt? Okay guys, if no one have any doubt, I'm gonna bind up the session. Thank you guys. Have a nice day.